So today guys we will explore request एनिमेशन फ्रेम और थोड़ी देर में मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि वाई आई एम कॉलिंग इट द मोस्ट डिमोनिक मेथड आउट देयर इन जावास्क्रिप्ट। तो आज का जो हमारा एजेंडा है फॉर दिस सेशन इज़ टू जस्ट अंडरस्टैंड कि रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम है क्या, कौन सी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है एंड हाउ इट वर्क्स। And while we explore request animation frame, we are going to learn about browser rendering process and a lot of things that will help you to up your front end game. जो भी ये सेशन है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्ट 1, इसमें हम रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम को समझेंगे कि ये है क्या और ये इवेंट लूप में कहाँ पे फिट होता है और रेंडरिंग प्रोसेस में कैसे ये फिट होता है और कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये मोस्ट डिमोनिक मेथड क्यों है एंड इन द लास्ट पार्ट वी विल सी हाउ रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम वर्क्स विथ ब्राउजर रेंडरिंग प्रोसेस एंड एट द एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन अ क्विक समरी जो तुम्हें अगेन हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम इन अ मोर लाइक क्लीनर एंड कंसाइज वे। सो फर्स्ट लेट्स सी कि ये रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम है क्या, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसके साथ हम कैसे काम करें। तो फर्स्ट वी हैव टू सी वन कोड स्निपेट। दिस इज द कोड स्निपेट। अगर मैं तुम्हें HTML फाइल दिखाऊं तो ऑल आई हैव इज वन div जिसमें मैंने एक आईडी ऐड की है व्हील एंड एक क्लास, कुछ CSS अप्लाई करके कुछ इस तरह का लेआउट हमको देखने को मिल जाता है। नाउ यहाँ पे ये जो बटन है इसके क्लिक पे आई एम कॉलिंग दिस स्टार्ट रोलिंग फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। दिस इज स्टार्ट रोलिंग फंक्शन। इसके अंदर से आई एम कॉलिंग विथ इंटरवल फंक्शन और यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, वेल सिंपली एक इंटरवल सेटअप किया है मैंने जो कि हर 0 मिली सेकेंड पे कॉल होगा एंड मैं ये जो div है मेरा व्हील, इसकी जो लेफ्ट प्रॉपर्टी है उसको अपडेट कर रहा हूं हर इटरेशन में। आई एम जस्ट एडिंग +1, दैट्स इट। और अगर वैल्यू 700 से ज़्यादा होती है तो आई एम जस्ट रिसेटिंग द वैल्यू। तो अभी अगर तुम स्टार्ट रोलिंग बटन पे क्लिक करोगे तो यू विल सी कि मेरा जो एलिमेंट है वो मूव हो रहा है और जब वो 700 पे पहुंच रहा है तो वापस से 0 में आ जा रहा है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि भाई आई हैव अ div और मुझे उसको 0 से लेके 700 पे मूव कराना है और जब वो 700 पे पहुंच जाए तो वापस से वो 0 पे आ जाए। तो अब ये करने के लिए ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, देखो जो नॉर्मल यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर वो इस वेब पेज को यूज करते हैं, वो इस बटन पे क्लिक करते हैं, उनको एलिमेंट मूव होता हुआ दिखेगा। वेल उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज अ वेब डेवलपर, ओके, एज अ वेब डेवलपर अगर तुम इस कोड को ध्यान से देखोगे और एनालाइज करोगे कि ये जो मूवमेंट है, ये जो एनिमेशन है, ये हो कैसे रहा है, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगी। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? वेल लेट मी एक्सप्लेन देम। जो सेट इंटरवल हमने यूज किया है दैट इज नॉट सिंक्ड विद द रिफ्रेश रेट ऑफ माई मॉनिटर, ऑल दो वी कैन ट्राई टू हैक इट। वेल इसको मैं अभी थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो है सेट इंटरवल इज नॉट बैटरी फ्रेंडली। थर्ड प्रॉब्लम, इट विल रन ऑन इनएक्टिव टैब्स। तो पहले हम सेकेंड और थर्ड देख लेते हैं। वेल सी, अगर मैं टैब को चेंज कर देता हूं अभी भी, ठीक है, अभी भी जो मेरा इंटरवल है वो रैंडमली बेस्ड ऑन कि मेरे ब्राउजर के पास कितनी मेमोरी है, रैंडमली मेरा इंटरवल रन हो रहा होगा। जब मैं वापस से टैब में जाऊंगा तो मुझे एक रैंडम सी पोजीशन में मेरा एलिमेंट मुझे देखने को मिलेगा। दैट्स वन प्रॉब्लम। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये नॉट सिंक्ड विद द रिफ्रेश रेट। तो इसको डिटेल में समझते हैं। सो फॉर दिस लेट मी ओपन अप वन डायग्राम। देखो
एक स्मूदर एनिमेशन के लिए जो भी मूवमेंट होती है मॉनिटर पे, वो अगर एक रेगुलर इंटरवल पे हो रही है तो हमें एक स्मूदर एनिमेशन देखने को मिलेगा. इन अदर टर्म्स, इफ आई एम एनिमेटिंग समथिंग, ओके, तो अगर ये 60 एफपीएस पे हो रहा है तो मुझे स्मूदर एनिमेशन देखने को मिलेगा. अब ये 60 एफपीएस का जो नंबर है, ये कहाँ से आया? तो मोस्टली, ओके, मेजॉरिटी ऑफ जो मॉनिटर्स हैं वो 60 हर्ट्ज पे काम करते हैं. तो 60 हर्ट्ज मींस 60 एफपीएस. तो अगर 60 एफपीएस पे हम एनिमेशन कर रहे हैं तो वो यूज़र को स्मूथ फील देगा. तो अब अगर इस 60 एफपीएस को हम थोड़ा डिटेल में समझें, तो एक सेकंड में 60 फ्रेम्स चेंज होते हैं. अगर मैं सेकंड को मिली सेकंड में कन्वर्ट करूं तो हमें 1000 मिलेगा. और अगर मैं उसको 60 से डिवाइड करूं तो हमें एक नंबर मिलेगा 16.666. फॉर क्लैरिटी हम 16 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. तो 16 मिली सेकेंड इज द टाइम टेकन बाई वन सिंगल फ्रेम. ओके, तो अगर मैंने एक इमेज यूजर को दिखा दी, सो फॉर एग्जांपल दिस, तो जो नेक्स्ट इमेज चेंज होगी वो कब चेंज होगी? 16 मिली सेकेंड के बाद. ओके, तो अगर तुम इस चीज से कोई दूसरी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो तो वो ये है कि एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हमें अराउंड 12 टू 14 मिली सेकेंड मिलता है टू रन आर जावास्क्रिप्ट. अगर हम ज़्यादा टाइम लेंगे, हमारा कोड 16 मिली सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लेगा, तो हमें एक लैग देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन ब्राउज़र 60 एफपीएस पे चीज़ों को अपडेट नहीं कर पा रहा है. ओके, सो अगर मैंने एक इमेज यूज़र को दिखाई तो दूसरी इमेज 16 मिली सेकेंड के बाद आएगी. दिस इज वन थिंग एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैंने यूजर को एक इमेज दिखा दी, सेकंड इमेज 16 मिली सेकेंड के बाद आएगी. हम अपने कोड में चलते हैं. ये जो विथ इंटरवल फंक्शन है, ये क्या कर रहा है? इसको हम हर 0 मिली सेकेंड पे कॉल कर रहे हैं. और क्या, वेल, हम लेफ्ट पोजीशन को अपडेट कर रहे हैं हर 0 मिली सेकेंड पे. तो मान लेते हैं 0 मिली सेकेंड पे हमारा जो एलिमेंट है वो 1 पिक्सल पे है. तो अब आइडियली ये कब अपडेट होना चाहिए? वेल, 16 मिली सेकेंड के बाद. बट मैं तो इसको हर 0 मिली सेकेंड पे कॉल कर रहा हूं. यहां पे आई एम डूइंग एक्स्ट्रा वर्क. ओके, आई एम डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि सी, अब नेक्स्ट इमेज तो 16 मिली सेकेंड के बाद ही चेंज होगी भाई, 16 मिली सेकेंड के बाद. बट मैं अननेसेसरी लेफ्ट की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं. इसकी वजह से होगा क्या? वेल, जब 16 मिली सेकेंड के बाद नेक्स्ट इमेज मुझे देखने को मिलेगी तो वो मुझे 2 पिक्सल पे नहीं, 16 पिक्सल पे देखने को मिलेगी. क्यों? क्योंकि मैं 16 टाइम अपने इस इंटरवल को रन कर चुका हूं. सो अगर मैं एक दूसरा फंक्शन बनाऊं, लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट दिस, एंड लेट्स डू वन थिंग. मेरे पास एक और डिव है यहाँ पे, व्हील 2, ठीक है. और हम क्या करेंगे, विथ इंटरवल को 2 बार कॉल करेंगे. लेट्स कॉल इट अगेन, एंड यहाँ पे मैं 2 ऐड कर देता हूँ. और एक को हम 0 के साथ कॉल करेंगे और एक को हम कॉल करेंगे 16 के साथ. और अब हम देखेंगे डिफरेंस. 2 डिव आ गए मेरे पास. लेट्स स्टार्ट रोलिंग. वेल, लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम. मुझे आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी, व्हील 2. सी, जो 16 मिली सेकेंड वाला एलिमेंट है वो स्लो मूव कर रहा है, 0 मिली सेकेंड वाला ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है. तो यहां पे मैंने अपने मॉनिटर के रिफ्रेश रेट से अपने कोड को सिंक कर दिया है. जो नीचे वाला एलिमेंट है वो एक स्मूदर एनिमेशन है. ओके, अगर मैं एक आइडियल वर्ल्ड एनिमेशन की बात करूं तो मैं क्यों ना सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट ही यूज करूं और एक नंबर पास कर दूं 16.
टू बी प्रिसाइज इसको मैं 16.66 भी कर दूं, सो दैट ये मेरे रिफ्रेश रेट के अकॉर्डिंगली रन करे। वेल देखो, in some situation you can do it, but not in every case, because you cannot, okay, you cannot detect या predict कि यूजर किस रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले यूज कर रहा है। व्हाट इफ मेरे पास 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो वहां पे तो मुझे 144 एफपीएस चाहिए, तब क्या करोगे? वेल फिर तुम्हें एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा टू डिटेक्ट कि भाई मॉनिटर का क्या रिफ्रेश रेट है, और उसके हिसाब से तुम यहाँ पे कोई वैल्यू पास करो। ओके, दैट्स वन प्रॉब्लम। सेकंड, बैटरी फ्रेंडली एंड इनएक्टिव टैब की हैंडलिंग। जो सेट इंटरवल है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्राउजर। एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। अगर तुम टैब को स्विच करते हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स डिफरेंट इंटरवल पे तुम्हारे कॉल बैक को रन करेंगे, और तुम्हारा जो एनिमेशन है, तुम्हारी जो यूआई की स्टेट है, वो इनकंसिस्टेंट रहेगी, तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? वेल, रिक्वायरमेंट ये है, जब भी मेरा एक फ्रेम का टाइम खत्म हो, नेक्स्ट फ्रेम आने वाला हो, मुझे अपना कोड एग्जीक्यूट कराना है, ये कॉल बैक फंक्शन, सो दैट मैं अपने एलिमेंट की पोजीशन को चेंज कर सकूं। ठीक है, अगेन अब मैं कहां फंस गया हूं? मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए सो दैट जब नेक्स्ट फ्रेम विजिबल होने वाला हो, तो मैं अपना कोई कोड एग्जीक्यूट करा दूं। तो इसके लिए ब्राउजर्स, ओके, हमें एक मेथड प्रोवाइड करते हैं, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। What is request animation frame? Well, it's a function provided by the browser. Okay, इसका काम क्या होता है? To schedule a callback. That's it. Request animation frame function का काम होता है to schedule a callback. अब ये callback कब रन होगा? ये callback कब रन होगा? Before showing the next frame. जब भी नेक्स्ट फ्रेम विजिबल होने वाला होगा, सबसे पहले तुम्हारा ये जो कॉल बैक है ये कॉल होगा। तो अब अगर तुम्हें नेक्स्ट फ्रेम विजिबल होने से पहले अपने यूआई को अपडेट करना है, तो यू कैन यूज रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। सेकेंड यूज केस, अगर तुम्हें नेक्स्ट फ्रेम चेंज होने से पहले कोई कोड एग्जीक्यूट करना है फॉर वॉट एवर रीजन, यू कैन यूज रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। इसमें तुम सिंपली अपना एक फंक्शन पास करोगे, दैट्स इट। इट कैन बी अ एनी फंक्शन, और यहां पे तुम अपना कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, तो जब भी ब्राउजर्स नेक्स्ट फ्रेम को शो कराने वाले होंगे, वो तुम्हारे इस कॉल बैक को रन करेंगे। Let me show you the console now. See, inside the callback. नॉर्मली अगर तुम इस कोड को बाहर लिखोगे, तुम्हें जस्ट ऐसा लगेगा कि तुम बस एक फंक्शन कॉल कर रहे हो। सी, इनसाइड द कॉल बैक, ओके, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें। सी, अगर मैं इसको नीचे मूव कर दूं, इनसाइड द कॉल बैक, इनसाइड द कॉल बैक टू, यू कैन सी कि एक छोटा सा डिफरेंस तुमको यहां देखने को मिल रहा है। ये पहले कॉल हो रहा है, ये बाद में कॉल हो रहा है। तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और वो कुछ ना कुछ यही है कि ये जो कॉल बैक है ये इमीडिएटली रन नहीं होता, ये जब नेक्स्ट फ्रेम विजिबल होने वाला होता है उससे पहले कॉल होता है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि ये इवेंट लूप में कहां फिट बैठता है। देखो, इवेंट लूप इज अ फंक्शन जिसका काम है डिफरेंट डिफरेंट टास्क क्यूज को चेक करना। अगर कॉल स्टैक खाली है तो टास्क क्यूज से टास्क निकाल के भाई कॉल स्टैक में डाल दो,
अब इवेंट लूप पे मैंने अगेन बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यू कैन चेक दैट आउट। मैं ये बता देता हूँ कि रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम इवेंट लूप में कहाँ बैठता है। हमारे पास डिफरेंट टास्क क्यूज होते हैं। एक होता है मैक्रो। मैक्रो टास्क क्यूज की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। फिर आते हैं भाई हमारे पास प्रोमिसेस वगैरह, जिनको हम बोलते हैं माइक्रो टास्क। ओके, और फिर एक थर्ड टाइप का क्यू आता है जिसको हम बोलते हैं रेंडर क्यू। तो इवेंट लूप, ओके, इवेंट लूप, ये जो रेंडर क्यू है ना, इसको ऐसा कह लो हर 16 मिली सेकेंड में चेक करता है। इन एवरी 16 मिली सेकेंड इट चेक्स द रेंडर क्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि हर 16 मिली सेकेंड पे हमें यूआई अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो जो भी कॉल बैक्स तुम रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम का यूज़ करके स्केड्यूल करते हो वो इमीडिएटली रन नहीं होते हैं, वो रेंडर क्यू में जाके ऐड हो जाते हैं, और जब उनका नंबर आता है वो तब एग्जीक्यूट होते हैं। और अगर डिटेल में तुमको मैं समझाऊं तो दिस इज द डायग्राम। जब भी जब भी तुम कोई डॉम मैनिपुलेशन करते हो, कोई यूआई अपडेट करते हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले कॉलबैक्स फ्रॉम रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम रन होते हैं, फिर स्टाइल कैलकुलेशन, लेआउट, पेंट, और फिर उसके बाद तुम्हारा जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अगेन जो कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ आई डू अनडू हेयर आई हैव दिस फंक्शन विथ RAF, सेम कोड है। यहाँ पे 700 है, लेट्स मेक इट ऑल्सो 700, और आई एम जस्ट अपडेटिंग द वैल्यू बाई 1 पिक्सल। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कॉल इट, let's go in the browser, do a refresh, let's close this, let's start rolling। see कितना स्लो मूव हो रहा है विथ रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, क्योंकि ये मेरे रिफ्रेश रेट से सिंक्ड है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई तुम इंटरवल में भी ऐसा कुछ कर सकते हो, 16 कर देते हैं, लेट्स अगेन स्टार्ट रोलिंग, तो अब तुमको लगेगा कि भाई अब तो सही चल रहा है, लेकिन नहीं, थोड़ा थोड़ा तुमको फ्लिकर देखने को मिल रहा होगा अगर तुम बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। एंड अब सेट टाइम आउट वाला देखो आगे निकल चुका है, क्योंकि अभी भी वो बहुत फास्ट कॉल हो रहा है बाई फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स। और अगर मैं एनिमेशन को स्टार्ट करूं, टैब स्विच कर दूं, जब मैं वापस से जाऊंगा तो जो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम वाला है वो थोड़ा पीछे होगा, इंटरवल वाला आगे होगा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर्स अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं। सी एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ आई चेंज द फोकस। फोकस चेंज करने पे मुझे उतना फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगेन माइट बी इंटरनली ब्राउजर्स हमारे लिए कुछ करें। तो दीज आर द डिफरेंसेस जो तुमको देखने को मिलेंगे इफ यू यूज सेट इंटरवल versus request animation frame. So let's see what else we have. Well, at this point, we know request animation frame is a browser API. It helps us to schedule a callback function. This callback function will run first before a frame is shown in the UI, which helps us to update the DOM right before CSS calculation, layout, paint can happen. अभी जो सेकंड लाइन है इसको हम अपने थर्ड एक्ट में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि ये भाई CSS कैलकुलेशन और लेआउट ये सारी चीज़ें क्या हैं और कब होती हैं। नाउ लेट मी क्विकली टेल यू दिस थिंग, द डार्क साइड, ओके, ऑफ रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, या फिर डार्क साइड ऑफ वेब डेवलपमेंट, एंड वाई आई एम कॉलिंग इट द मोस्ट डेमोनिक मेथड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो सी, अगर मैं तुम्हें अपनी जर्नी बताऊं विथ सॉफ्टवेयर्स, ओके, विथ सॉफ्टवेयर्स एंड विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेरा जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मैंने यूज़ किया था दैट वाज विंडोज़ 95 और 98, और उसके बाद विंडोज़ एक्सपी। विंडोज़ एक्सपी पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अगेन तब मेरा स्कूलिंग वगैरह चल रहा था और बहुत अच्छा चलता था विंडोज़ एक्सपी, स्मूदर, कोई लैग नहीं। उस टाइम पे मेरे सिस्टम की जो रैम थी वो थी 256 MB,
नॉट जीबी, ओके। और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर में बोल बोल के 512 एमबी करवाया था, क्योंकि अगेन गेम्स वगैरह चलते ही नहीं थे। बट फिर भी ओके, 256 एमबी में भी मुझे क्लियर, लाइक बहुत ही कंसाइज क्रिस्प रिस्पॉन्स मिलता था। उस टाइम पे मैं यूज़ करता था एडोब फोटोशॉप 7.0, जो कि एकदम स्नैपी था, कोई लैग नहीं। एंड जो ब्राउजर्स थे, ओके, क्रोम, आई डोंट रिमेंबर कि क्रोम उस टाइम पे था या नहीं था। इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह तो था। लॉन्चिंग में ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है, अगर मैं ओपन करता था तो कुछ सेकंड्स लगते थे, बट एक बार अगर खुल गया तो भाई सब मस्त चलता था। कट टू टुडे, ओके, अगर मैं इस एरा का कंपैरिजन करूं आज से, तो भाई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है। उस टाइम पे तो मेरे पास ग्राफिक कार्ड भी नहीं था। और जो रैम है, मिनिमम 16 GB, नॉट MB, 16 GB। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स थे, ये तो लाइटनिंग फास्ट स्पीड से काम करने चाहिए थे, लाइक लिटरली होलोग्राम की तरह सामने प्रकट हो जाए इतनी मेमोरी में तो। बट ऐसा होता नहीं है अभी भी। जो क्रोम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हो गए, उतने स्नैपी फेल नहीं होते हैं। सब चीज़ें एनिमेशन के पीछे छिपी हुई हैं। तुम अगर कोई टैब खोलते हो, स्लाइड इन, फेड इन, या फिर कोई ड्रैग एनिमेशन, एनिमेशंस बहुत हैं। हमारा अननेसेसरी टाइम एनिमेशंस में वेस्ट हो जाता है। और अगर तुम मेमोरी कंजम्पशन देखो क्रोम का, भाई ये तो जीबी में रहता है, कर क्या रहे हैं ये लोग, ठीक है। पहले भी तो ये सॉफ्टवेयर्स थे, तब ये इतना मेमोरी कंज्यूम नहीं करते थे। बट आज के टाइम पे हर सॉफ्टवेयर क्रेजी मेमोरी कंज्यूम करता है। बट काम वो वही कर रहे हैं जो पहले करते थे, ठीक है। तो ऐसा क्या चेंज हुआ, माइट बी अपना वो एल्गोरिदम वगैरह उन्होंने चेंज किया हो, या कुछ भी कर रहे हो। एक रीज़न है ट्रैकिंग। देखो, ये जो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम मेथड है, ओके, ये कब कॉल होता है? बिफोर नेक्स्ट फ्रेम। तो अगर मुझे अपने वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट में जितने भी यूजर्स आ रहे हैं, उनको फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक करना है कि वो कर क्या रहे हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वेल, इसके लिए ब्राउजर्स ने ही हेल्प की है, डेवलपर्स की, कंपनीज की, कि भाई तुमको कुछ भी नहीं करना। सी, आई जस्ट हैव टू इंजेक्ट वन स्मॉल पीस ऑफ कोड। लेट मी क्रिएट अ फंक्शन घोस्टेड। और इसके अंदर व्हाट आई विल डू, वेल आई विल जस्ट कॉल रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम घोस्टेड, दैट्स इट। और यहां पे व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल जस्ट एड अ लॉग, यू आर बीइंग ट्रैक्ड फ्रेम बाय फ्रेम, ओके, एंड लेट्स मेक इट एन इफी, दैट्स इट। अब तुम्हारा जो यूजेस है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा भाई, तुमको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये कोड रन हो रहा है। बट दिस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड फ्रेम बाय फ्रेम, कोई मिली सेकेंड का डिले नहीं, फ्रेम बाय फ्रेम। तो अब ब्राउजर ही तुम्हारी हेल्प करेंगे टू ट्रैक योर यूजर्स। अगर तुम्हारा यूजर साइट छोड़ के गया, तुमको पता है वो गया, जब आया तुमको एग्जैक्ट फ्रेम पता है कि वो कब आया। अब इसका यूज तुम, लाइक अगेन, वैरायटी ऑफ रीजंस में कर सकते हो, ठीक है। देखो, कंपनीज तो अगेन ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकती हैं कि भाई अगर तुम फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा कोई मेथड लिख रखा है, दे कैन ट्रैक कि भाई तुमने कौन सी कैटेगरी के आइटम खोले। अब अगर मैं अपनी अपनी वाइफ से, अपनी मम्मी से डिस्कस कर रहा हूँ कि यार मुझे ये फ्रिज अच्छा लग रहा है, तो मैं कैसे डिस्कस करूँगा? मैं होवर करूँगा कि यार मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। अब इतने में तो पता चल गया ना फ्लिपकार्ट को कि यार इस बंदे ने इसमें होवर किया है, दैट मीन्स कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। अब वो स्टार्ट कर देंगे मुझे ऐड फ्लैश करना, ऑफर फ्लैश करना ऑन सेम प्रोडक्ट, ओके। तो अब देखो अगेन, अगर मैं इसको फिर से कंसोल करता हूँ, यू विल सी कि भाई यहाँ पे ट्रैकिंग तो चालू है, किसी को कोई भनक नहीं लगने वाली। अगर मैं यहाँ से कंसोल हटा दूँ, तुमको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बट
यू आर बीइंग ट्रैक्ड फ्रेम बाय फ्रेम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर कोई कर रहा है, बट इफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट, कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। अब क्या तरीका है कि मैं पता कर सकूं कि हर फ्रेम पे कुछ हो रहा है? वेल, इसके लिए तुम्हें परफॉर्मेंस टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा। नॉर्मल यूजेज से तुम कभी भी पता नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी वेबसाइट अनरिस्पॉन्सिव हो। अब अगेन, अगर कोई वेबसाइट अनरिस्पॉन्सिव होती है तो आई डोंट थिंक ओके कि कोई भी इस लेवल की डिगिंग करता है। जो हैकर्स वगैरह हैं या जो टिंकर करते रहते हैं वही ढूंढ के लाते हैं कि भाई ये वेबसाइट ट्रैक कर रही है। बट यू कैन ऑल्सो डू, यू जस्ट ओपन योर डेव टूल्स, गो टू परफॉर्मेंस। अब अगर तुम्हें किसी भी वेबसाइट पे डाउट है, जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग, डू सम एक्शन और उसके बाद स्टॉप कर दो, लेट्स स्टॉप इट। बट अगेन, डिफ्रेंशिएट कर पाना भाई इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सी हेयर, यहाँ पे जो तुमको येलो 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 दिख रहा है, हेयर येलो मीन्स जावास्क्रिप्ट। इफ यू जूम, आई एम जस्ट लाइक स्क्रॉलिंग इट बाई माई माउस व्हील, तो जितना तुम इसको जूम करोगे तुम देखोगे कि भाई हर फ्रेम में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है। दिस येलो मीन्स योर जावास्क्रिप्ट, हर फ्रेम में जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो अब देखो, तुम्हें इस तरह से पता करना पड़ेगा कि यार हर फ्रेम में एक जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। अब उस कोड में है क्या? वेल, तुमको कभी पता ही नहीं चल पाएगा। क्यों पता नहीं चल पाएगा? क्योंकि मैं पागल थोड़ी ना हूं कि मैं इस तरह का कोड लिख के शिप करूंगा। मैं तो इसको अगलीफाई करूंगा, मैं तो इसको मिनीफाई करूंगा। और बाई चांस तुमने पकड़ भी लिया तो मैं बोल सकता हूं कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन में तुमने एग्री तो किया था, वहां पे लिखा था यू आर बीइंग ट्रैक्ड। तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता जान के भी। ओके, सो दैट्स वाई दिस रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम मेथड इज टू डिमोनिक। हर एक फ्रेम ट्रैक होता है और मतलब अगेन लोगों को पता भी नहीं चलता। ठीक है, अब अगेन ये डिमोनिक है, बट साथ ही साथ तुम इसका यूज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तुम क्या करो, अपनी कोई एक लाइब्रेरी बना दो, हीट मैप जनरेटर। सिंपली इस स्क्रिप्ट से तुम क्या करो, हर हर फ्रेम में स्क्रीनशॉट ले लो अपने यूजर का, और तुम्हारे पास अगर 1000 यूजर्स हैं, सबका एवरेज निकाल लो, तुमको पता चल जाएगा कि एक वेब पेज में मोस्ट ऑफ द यूजर्स किस एरिया में माउस लेके जाते हैं, कहाँ पे क्लिक करते हैं, कहाँ पे वो आइडियल रहते हैं। सो दैट जो मोस्टली यूज्ड एरिया है वहाँ पे या तो तुम ऐड शो कर सको, या तो तुम अपना लाइक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रख सको। ओके, तो इस तरह की स्क्रिप्ट वगैरह तुम बना सकते हो। So this is the another side of request animation frame. Now let's see the last part of request animation frame, how it works with browser rendering process. तो let's see few code snippet. तो यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शंस हैं, अपडेट यूआई, और दोनों में मैं किसी एलिमेंट का कलर चेंज कर रहा हूँ, एक में डायरेक्टली और दूसरे में विथ रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई परफॉर्मेंस बेनिफिट देखने को मिलेगा? वेल, दोनों कोड ही सेम है, हमें कोई भी परफॉर्मेंस बेनिफिट देखने को इनमें नहीं मिलने वाला है। दोनों ही केस में जो ब्राउजर्स हैं वो यूआई को 16 मिली सेकेंड में अपडेट करेंगे, और अपडेट होने से पहले लाइक अगेन रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम में जो फंक्शन हमने पास किया है वो कॉल होगा, और ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। तो अगेन कोई परफॉर्मेंस बेनिफिट नहीं मिलता। रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम तब ज़्यादा सेंस मेक करता है जब हम चीज़ों को लूप में कर रहे हों। अगर हमारे पास कोई कोड है जो कि लीनियर है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई लूप नहीं है, तो नॉर्मल कोड इज़ फाइन। जब हम कोई भी चीज़ इटरेशन में करते हैं वहाँ पे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम मेक्स मोर सेंस। एक ये कोड स्निपेट देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइट अपडेट कर रहे हैं, जो भी टॉप की वैल्यू है उसको लॉक कर रहे हैं, और फिर से हाइट चेंज कर रहे हैं। और नेक्स्ट में भी हम
सेम काम कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस बेनिफिट नहीं मिलेगा? वेल, नो, यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। देखो, जब भी तुम रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, इसको बोलते हैं लेआउट थ्रैशिंग। ओके, तुमने क्या किया, एक बार राइट किया, सी यहाँ पे मैं एलिमेंट की हाइट को अपडेट कर रहा हूँ, और फिर मैंने रीड किया और फिर राइट किया, तो दिस इज लेआउट थ्रैशिंग। और इसका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है कि ये परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि सी, जब भी तुम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को रीड करते हो या लेआउट पोजीशन को रीड करते हो, जो भी टेम्पररी चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे केस में है हाइट 200 पिक्सल, ब्राउज़र को उस टेम्पररी चीज़ को परमानेंट करना पड़ता है। ब्राउज़र को लेआउट और स्टाइल कैलकुलेशन करना पड़ता है, सो दैट वो तुमको एक अपडेटेड वैल्यू दे पाए। ठीक है? तो इस केस में ये जो कोड है ये बैड है, ये वाला जो कोड है ये सही है। अब क्यों सही है? क्योंकि देखो, जो ये कोड है ना, ये रैंडमली किसी भी मोमेंट में रन हो सकता है और किसी भी मोमेंट में लेआउट ट्रिगर हो सकता है। अगर मैं तुमको अपना डायग्राम दिखाऊं, तो हमारा जो एक फ्रेम है, अगर वो फिनिश हो जाता है, तो जो नेक्स्ट फ्रेम है वो 16 मिली सेकेंड के बाद आता है। ठीक है, लेट मी रेप्लिकेट दिस थिंग हियर। ओके, 16 मिली सेकेंड के बाद आता है, और सबसे पहले क्या होता है? वेल, callbacks from request animation frame, then style calculation, layout, paint, and then your JavaScript। जो आइडियल सिचुएशन है उसमें जो लेआउट वाली चीज़ें हैं वो फ्रेम के स्टार्टिंग में होनी चाहिए। बट अगर तुम कुछ ऐसा कोड लिखते हो, ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये जो लेआउट वाली चीज़ है, दिस वन, ये यहाँ पे आ जाएगी, सी, ये यहाँ पे। और अब क्या होगा, तुम्हारा जो जावास्क्रिप्ट है वो नेक्स्ट फ्रेम में मूव हो गया। तो यहाँ से फिर चीज़ें लाइक ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। अब अगेन, अगर सब कुछ 16 मिली सेकेंड के ड्यूरेशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कभी भी कुछ भी करो, कभी भी कुछ भी करो। चीज़ें तब खराब होने लगती हैं जब तुम 16 मिली सेकेंड के बैरियर को ब्रेक कर देते हो। ओके, कि तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड या जो भी लेआउट वगैरह है वो 16 मिली सेकेंड से ज़्यादा का टाइम ले रही है। तो यहाँ पे जो दो कोड स्निपेट हैं, वहाँ पे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम वाला कोड सही है। वो सही इसलिए है क्योंकि ये वाला जो कोड है ये भी रिकैलकुलेशन को फोर्स करेगा, बट स्टार्टिंग में ही करेगा और हमें वहीं पे ही चीज़ों को करना होता है। तो फॉर दैट रीज़न दिस कोड इज़ फाइन एंड दिस इज़ नॉट। क्यों? क्योंकि ये रैंडमली लेआउट को फोर्स करेगा। अभी मैं तुमको डेमो में दिखाऊंगा, ठीक है, कि जो मैं बोल रहा हूं कि जब भी तुम किसी भी एलिमेंट की लेआउट पोजीशन को रीड करते हो चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं, इसका मैं तुम्हें प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम का। नेक्स्ट, ब्राउजर रेंडरिंग सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे सिंपली मैं व्हील एक कांस्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ और इसकी जो वैल्यू है वो है एक डॉम। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट लेफ्ट पोजीशन अप्लाई कर रहा हूँ, 100, 200, 10, 700, 100 और 800। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो क्या मुझे जो मेरा एलिमेंट है वो पहले 100 में दिखेगा, फिर 200 में, फिर 10, फिर 700, फिर 100 और फिर 800? वेल, ऐसा नहीं होगा। मेरा जो एलिमेंट है वो मुझे डायरेक्टली 800 पिक्सल पे दिखेगा। ऐसा क्यों? वेल, बिकॉज
जब तक मेरा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता, यूआई कैन नॉट अपडेट अंटिल माई जावास्क्रिप्ट फंक्शन गेट्स कंप्लीटेड। कोई भी यूआई पे अपडेट का काम नहीं होगा। यूआई पे जो भी चीज़ें होती हैं वो अगेन हर 16 मिली सेकेंड के बाद होती हैं। तो जब मेरा ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वेल, स्टाइल कैलकुलेशन, लेआउट एंड देन पेंट। ये स्टाइल कैलकुलेशन क्या होता है? वेल, इस फेज में हमारे पास जितनी भी स्टाइल्स होती हैं, ब्राउज़र स्टाइल हो गई, एक्सटर्नल सीएसएस, इनलाइन स्टाइल, एनिमेशन, ट्रांजिशन, इन सब की वैल्यूज़ को लेके आया जाता है और वो स्टाइल बनाई जाती है जो एक्चुअल में अप्लाई होगी। वो तुम देख भी सकते हो अगर तुम किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हो, ठीक है? तो तुम्हें यहाँ पे अंडर स्टाइल्स, यहाँ पे तुमको वो सारी स्टाइल्स दिखती हैं जो इस एलिमेंट पे लगी हुई हैं, ठीक है? जो या तो तुमने कोड में लगाई हैं या तो ब्राउज़र ने लगाई है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डिस्प्ले ब्लॉक लगाया है वही इस पे लगा हो। सो लेट्स चेंज दिस डिस्प्ले इनलाइन। सी, ब्राउज़र ने, दिस इज़ यूज़र एजेंट स्टाइल शीट, ओके? ब्राउज़र ने डिस्प्ले ब्लॉक किया था, मैंने इनलाइन कर दिया। तो स्टाइल्स में वो सारी सीएसएस दिखती हैं जो इस एलिमेंट पे तुमने लगाई हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यही लगेंगी। स्टाइल कैलकुलेशन में यही होता है, सारी सीएसएस को हम लेते हैं और वो सीएसएस फाइंड आउट करते हैं जो अप्लाई होगी। अगर तुम कंप्यूटेड पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें डिस्प्ले इनलाइन दिखेगा। कंप्यूटेड में जो भी स्टाइल्स होती हैं वही एक्चुअल स्टाइल्स होती हैं और यही आउटपुट होता है इस फेज का, स्टाइल कैलकुलेशन। यहाँ पे वो वैल्यूज तुमको मिलती हैं जो एक्चुअली में अप्लाई होंगी। जब एक बार ये वैल्यूज मिल गई, लेआउट। इसमें क्या होता है? वेल, तुमने डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स, पोजीशन, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड वगैरह यूज किया होगा। अब यहाँ पे बाय यूजिंग स्टाइल कैलकुलेशन चीजें कंक्रीट होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जो तुम्हारा विड्थ है वो ऑटो की जगह एक पिक्सल विड्थ में बन जाएगा। लाइक यहाँ पे सारे एलिमेंट की पोजीशनिंग और साइज कैलकुलेट होता है और जब ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं तो उसके बाद पेंटिंग, तुम्हारी सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिखाने की प्रोसेस। सो वेन एवर यू राइट सच कोड, इमीडिएटली ब्राउज़र स्क्रीन पे जाके यूआई को अपडेट नहीं करते। डिफरेंट फेजेस होते हैं और ये फेजेस अगेन हर 16 मिली सेकेंड पे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कोड में। मेरे पास एक और कोड एग्जांपल है जिसका यूज़ करके हम इस रेंडरिंग प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो नाउ लेट्स यूज दिस रेंडर सीक्वेंस फंक्शन, ठीक है? लेट मी अनकॉमेंट दिस पीस ऑफ कोड। तो देखो, यहाँ पे जो मेरा व्हील है, व्हील 1, लेट मी रिमूव दी व्हील 2। यहाँ पे जो भी मेरा एलिमेंट है उसको मैं पहले ट्रांसलेट कर रहा हूँ 1000 पे और एक ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूँ और फिर वापस से मैं उसको 100 पे मूव कर रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरा एलिमेंट पहले 1000 पे जाए और फिर वहाँ से एनिमेट होके 100 पे आए। लेट्स सी क्या ऐसा होता है क्या। लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट रोलिंग। वेल, ये बस 0 से 100 जा रहा है, 1000 कहाँ गया? वेल, जैसा कि मैंने तुमको बताया, जब भी तुम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कुछ अपडेट करते हो वो इमीडिएटली नहीं होता। जो भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन है ना वो एज अ स्ट्रिंग प्रिजर्व हो जाती है और जब टाइम होता है यूआई अपडेट का तो सबसे पहले तुम्हारे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम वाले कॉल बैक रन होते हैं, स्टाइल कैलकुलेशन, देन लेआउट एंड देन पेंट। इतनी सारी प्रोसेस होती है टू ड्रॉ समथिंग ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, जब तुम ट्रांसफॉर्म को कर रहे हो 1000 पिक्सल, वेल इमीडिएटली एलिमेंट मूव नहीं होता।
ये स्ट्रिंग सेव हो गई, तुमने ट्रांजिशन स्टार्ट किया, वेल ये इंफॉर्मेशन भी सेव हो गई, तुमने फिर से ट्रांसफॉर्म किया 100 में, ये भी सेव हो गया। अब क्या होगा, वेल जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, स्टाइल कैलकुलेट होगी, एंड ड्यू टू कैस्केडिंग नेचर जो लास्ट में अप्लाई करते हैं वही अप्लाई होता है, तो ये 100 पिक्सल वाला अप्लाई होगा, इसकी वजह से तुमको 0 से 100 दिख रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कोड स्निपेट। रिक्वायरमेंट हमारी सेम है, हमको पहले 0 से 1000 ले जाना है और फिर 1000 से 100। अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई ये 1000 पे जाए और फिर वहां से 100 पे आए। लेट्स सी क्या ऐसा होता है। वेल नो, यहाँ पे भी सेम आउटपुट। ऐसा क्यों? वेल ये जो 1000 है एज अ स्ट्रिंग सेव हुआ, ट्रांजिशन एज अ स्ट्रिंग सेव हुआ, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम वेल नो, अब इसको रन नहीं करेंगे, लेट्स स्केड्यूल इट। अब क्या होगा, जब स्क्रीन अपडेट करने का टाइम आएगा सबसे पहले क्या रन होगा? वेल मेरा ये कॉल बैक, और जब ये कॉल बैक रन होगा ये ओवरराइड कर देगा किसको? 1000 को, और इसी वजह से मुझे 0 to 100 देखने को मिल रहा है। सी, तो अब मैं ऐसा क्या चेंज करूं कि भाई मुझे 0 से 1000 दिखे और फिर 1000 से 0? वेल अब मुझे एक नहीं 2 रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम यूज करने पड़ेंगे। यहां पे मैंने वैल्यूज को ना थोड़ा सा चेंज किया है। देखो, इंस्टेड ऑफ 1000 मैं इसको पीछे मूव कर रहा हूँ सो दैट हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हाँ मेरे एलिमेंट की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। -700 पिक्सल में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ट्रांजिशन अप्लाई कर रहा हूँ, देन आई हैव अ रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। एक कॉल बैक है जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक और कॉल बैक स्केड्यूल कर रहा हूँ जिसमें मैं एलिमेंट को 500 पिक्सल पे मूव कर रहा हूँ। सो लेट्स कॉमेंट दिस फॉर नाउ, लेट्स डू अ रीलोड। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया मेरा जो एलिमेंट है वो -700 पे चला गया। ओके, लेट्स ब्रिंग इट टू 700, 700 पे आ गया। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मैंने वापस से इसको माइनस कर दिया है और हम इसको ब्रिंग बैक करते हैं। लेट्स डू रीलोड। सी, तुम यहां पे फोकस करना इस एरिया में। ये जो एलिमेंट है ये पहले पीछे जाता है और फिर आगे आता है। ये एलिमेंट स्क्रीन के बाहर से 500 पे आता है। अगर मैं एक कॉल बैक हटा दूं तो तुमको वो डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब ये यहीं से 500 में जा रहा है, ये अब -700 में नहीं जा रहा। तो अगर मुझे एलिमेंट को सेम कोड में, ओके, सेम कोड फ्लो में एक पोजीशन से दूसरे में लाना है, दूसरे से तीसरे में लाना है, और वो ट्रांजिशन में देखना चाहता हूं, तो हमें कुछ इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ जो एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले दिया था कि जब भी तुम कोई लेआउट पोजीशन को एक्सेस करते हो, चेंजेस ब्राउजर को परमानेंट करने पड़ते हैं, उसका डेमो देख लेते हैं। अब यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, एलिमेंट को 1000 पे मूव कर रहा हूं, इसको मैं 700 पिक्सल कर देता हूं, ट्रांजिशन अप्लाई कर रहा हूं और एक प्रॉपर्टी को रीड कर रहा हूं। ओके, लेट्स रिमूव दिस, और फिर से मैं एलिमेंट को 100 पोजीशन पे मूव कर रहा हूं। लेट्स सी क्या होता है। 0 to 100, और ये 700 मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इसको -700 करके देखता हूं। वेल अभी भी ये 0 से कहाँ जा रहा है? 100। ये माइनस कहाँ गया? वेल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड है। ओके, देखो यहां पे मैंने क्या किया, -700 पे मूव किया, ये इंफॉर्मेशन सेव हो गई। व्हील स्टाइल ट्रांजिशन ये भी सेव हो गई। अब यहां पे मैंने लेआउट को एक्सेस किया, तो अब ब्राउजर को क्या करना है? सारी इंफॉर्मेशन को परमानेंट करना है। कर दो परमानेंट सेव। नेक्स्ट, मैं एलिमेंट को 100 पे मूव कर रहा हूं, 100 पे मूव। तो अब होना क्या चाहिए भाई? -700 से 100 पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिख नहीं रहा। वेल ऐसा होता हुआ हमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि
ये जो ट्रांजिशन है इसने क्या किया, इसने स्टार्ट पोजीशन को 0 रखा और एंड पोजीशन को क्या कर दिया, -700। जब तक मेरा फंक्शन कॉल खत्म नहीं होता ट्रांजिशन कैन नॉट स्टार्ट। ओके, और जब ट्रांजिशन स्टार्ट होगा उस टाइम पे मैंने x की वैल्यू को कर दिया है 100, तो अब -700 पे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बट अगर मैं इस लाइन को मूव कर देता हूं नीचे, ओके, तो अब तुमको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। मेरा एलिमेंट अब -700 से आ रहा है, सी, -700 से। अगर मैं इसको हटा दूं तो भाई ये 0 से ही मूव होगा, सी। दिस प्रूव्स कि अगर तुम कोई भी लेआउट पोजीशन को एक्सेस करते हो, ब्राउजर्स टेम्पररी चीज़ों को परमानेंट कर देते हैं। सो दिस इज वाई डॉम मैनिपुलेशन इज कॉस्टलियर, क्योंकि कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होता है। हमें पता ही नहीं होता कि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, हम रैंडमली एलिमेंट के लेआउट्स को एक्सेस करते हैं विदाउट नोइंग कि बिहाइंड द सीन ब्राउजर्स क्या कर रहे होंगे। ओके, so with that said, we have covered all the use cases of request animation frame. एक क्विक समरी जो तुम्हें चीज़ों को समझने में और हेल्प करेगी। What request animation frame does? Well, it guarantees your code runs at the optimal moment before paint. इसका क्या मतलब हुआ? Your callbacks runs after current JavaScript has finished just before style layout paint within the frame budget. So request animation frame gives you frame alignment. Normal JavaScript has no such guarantee. It runs whenever scheduled, even if you are inside the middle of a frame, causing missed frame or delayed visual updates. Code example without request animation frame. Well, see, it can be late क्योंकि हमने 5 यहाँ पे पास किया है, but with request animation frame it can be synced to browser refresh rate. Problems: set timeout has no concept of frames. It may fire when the browser just missed a render cycle. You can generate more JS updates than visible frame, जैसा कि हमने set timeout में देखा था. सेम मोशन बट विथ RAF, वेल ये बेनिफिट्स तुमको देखने को मिलेंगे। ओके, कब तुम्हें रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम को यूज करना है? डूइंग स्मूथ एनिमेशंस, अवॉइड लेआउट थ्रैशिंग, रनिंग लूप्स एट 60 FPS, मेजरिंग लेआउट राइट बिफोर पेंट। बेनिफिट्स क्या हैं? रन्स ओनली व्हेन द ब्राउजर विल एक्चुअली पेंट, prevents wasted computations, avoid overproducing work, browser may throttle request animation frame when in background it saves battery. Okay, और ये request animation frame कब shine करता है? Well, when you are tracking people. Okay, so frame by frame track कर सकते हो। Another use case, well, अगर तुम किसी वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और तुम्हें कुछ कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस ऐड करने हैं कि भाई वीडियो प्ले हो रहा है, फ्रेम बाय फ्रेम में कोई चेक ऐड करना है, यू कैन यूज रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। और फॉर एनिमेशंस, एनिमेशन इज अ वेरी वाइड टर्म। ओके, सिंपल रूल ऑफ थंब, अगर तुम कोई भी UI अपडेट का काम लूप में कर रहे हो, प्रिफर RAF, दैट्स इट।